हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो चैनल में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 के भूगोल विषय के अध्याय प्रथम जो है, जिसका चैप्टर नेम है मानव भूगोल क्षेत्र और उसकी प्रकृति, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रही। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल के रूप में। देखिए, हमने भूगोल विषय जो है कक्षा 11 से ही हमने उसका अध्ययन किया है, जिसमें हमने कक्षा 11 के अंतर्गत मैं कहूँ तो भौतिक भूगोल नाम से जो हमारे पास एक बुक थी वो हमने अध्ययन की थी, और कक्षा 12 में जो हमारे पास भूगोल की बुक है उसका नाम है हमारे पास मानव भूगोल के रूप में। तो यहाँ हमारे पास दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि भूगोल में मुख्य रूप से हमारे पास दो शाखाएं हैं। कक्षा 11 वाली भौतिक भूगोल के रूप में है और अब जो कक्षा 12 में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारे पास मानव भूगोल के रूप में। तो यहीं से भूगोल विषय जो है, जब इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ है भूगोल वेताओं के द्वारा, तो भूगोल विषय जो है वो अपने शुरुआती स्वरूप में अगर मैं कहूं तो सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन माना जाता था। पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी या उसका जो धरातल है उसका वर्णन करना या उसका अध्ययन करना ही भूगोल माना जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे भूगोल वेताओं ने भूगोल का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भूगोल के अंतर्गत दो मुख्य चीजें हैं हमारे पास जिनको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से निकट से जुड़ी हुई है, यानी कि दोनों में से किसी एक का भी अलग अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई है। एक हमारे पास है प्रकृति के रूप में और दूसरे हमारे पास है मानव के रूप में। तो प्रकृति और मानव, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों का आपस में संयोजन जो है वो ही अपने आप में भूगोल का वर्णन करता है। अब अगर हम यहां से थोड़ी डिटेल में बात करें तो प्रकृति या मैं कहूं कि भूगोल का भौतिक स्वरूप जो है वो एक अलग विषय हमारे पास, और उस विषय के अंतर्गत जो पृथ्वी के धरातल पर मानव का निवास स्थान है या जो मानव का वितरण है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का अध्ययन जो है वो अपने आप में अलग क्रिया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं तो हमारे पास भूगोल जो है वो एक समग्र विषय के रूप में तो इस प्रकार से है, और इसके हमारे पास दो भाग हैं जिसमें मानव भूगोल की जहां मैं बात करूं तो मानव भूगोल के केंद्र में हमारे पास है मानव और मानव की क्रियाएं, और इस मानव को चारों ओर से हमारे पास घेरे हुए जो एक वातावरण है जिसको हम बोल रहे हैं भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण के रूप में। तो ये दोनों जो है मानवीय क्रियाएं और भौतिक वातावरण, इन दोनों के बीच में आपस में अंतरक्रिया चलती रहती है। अंतरक्रिया का मतलब कि मानवीय क्रियाएं जो है वो भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, साथ ही साथ भौतिक क्रियाएं जो है या भौतिक पर्यावरण जो है वो मानवीय क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध जो है, जो लगातार क्रियाशील रूप में है, कभी भी रुकता नहीं है, इन दोनों का आपस में परस्पर संबंधों का अध्ययन ही हमारे पास कहलाता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जब हम ये बात करते हैं कि मानव भूगोल में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि भौतिक पर्यावरण या भौतिक प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं, इन दोनों के बीच के आपस के पारस्परिक क्रियाशील संबंध जो है उनका अध्ययन मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। और मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु में केंद्रीय स्थान जो है वो मानवीय क्रियाओं को प्राप्त है, यानी कि मुख्य रूप से मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन, ये हमारे पास मानव भूगोल है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी बात अगर हम करें तो मानव का पृथ्वी के धरातल पर किस प्रकार से वितरण है, कहां पर मानव का निवास ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर मानव की वृद्धि दर अधिक है, कहां पर कम है, इन सब क्रियाओं का अध्ययन जो है वो भी मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। तो भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण को हम दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक पर्यावरण की संज्ञा भी देते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी हम इसको कह सकते हैं। तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच की मुख्य अंतरक्रिया मानव भूगोल की विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी वस्तु हमारे पास है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव का वितरण किस प्रकार से है उसका अध्ययन हमारे पास है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो मानव के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो जिनसे मानव गुजारा करता है या अपना व्यवसाय या जीविका चलाता है, उन सब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो है वो हमारे पास मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है।
तो कहने का मतलब इन आर्थिक क्रियाओं का हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल से अध्ययन करना है, जिसमें हम अगर अपनी बात करें तो मानव का पृथ्वी के धरातल पर वितरण, जिसको हम जनसंख्या के रूप में जानेंगे, तो हमारे पास विश्व जनसंख्या का वितरण भी दिखाना है हमें। इसके बाद में भारत की जनसंख्या का वितरण भी दिखाना है, यानी कि अलग अलग चैप्टर्स में अपनी बात करेंगे इसकी। राजस्थान के संदर्भ में भी कुछ जनसंख्या का टॉपिक है, तो वो यहीं से आएगा। इसके बाद में मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम 5 प्रकार की क्रियाएं हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं में, उनका विस्तृत वर्णन भी मानव भूगोल का मुख्य कार्यक्षेत्र रहेगा। तो ये तो रहेगा हमारे पास मानव भूगोल, यानी कि शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो भूगोल जो है वो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन है, और उस अध्ययन में हमारे पास दो मुख्य कड़ियां हैं, एक प्रकृति के रूप में है और दूसरी हमारे पास मानव के रूप में है। अब ये दोनों क्रियाएं जो है या दोनों जो तत्व जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, इनके बीच में एक आंतरिक अंतरक्रिया चलती रहती है। उस अंतरक्रिया का अपने को अध्ययन जो है वो करना है मानव भूगोल के अंतर्गत, और उस अंतरक्रिया के अंतर्गत दूसरी चीजें जो हमें अध्ययन करनी है वो है पृथ्वी पर या धरातल पर मानव का वितरण किस प्रकार से है, और साथ ही साथ मानव की आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की है। ये सारे मिलकर हमारे पास बनाता है मानव भूगोल के रूप में। अब हम बात करेंगे कि मानव भूगोल का उद्भव या इसकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपनी बात करें मानव भूगोल, तो मानव की जब से उत्पत्ति हुई है हजारों साल पहले से, तब से लेकर वर्तमान तक मानव भूगोल अपने आप में अध्ययन का विषय रहा है। लेकिन शुरुआत में इसका जो अध्ययन हुआ है वो इतिहास की एक शाखा के रूप में हुआ है। 18वीं सदी, यानी कि इस सन में बात करूं 1700 से लेकर 1800 और 1800 के बाद का जो काल था, इसमें मानव भूगोल का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ था। तो अलग अलग काल रहे हैं हमारे पास मानव भूगोल की उत्पत्ति को प्रदर्शित करने वाले, तो उनकी हम बात करते हैं। तो मानव भूगोल जो है उसकी उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए हमारे पास जो काल क्रम है या जो काल अवधि है उसको मैं 3 भागों के अंदर विभाजित कर लेता हूं मानव भूगोल की उत्पत्ति और विकास को। एक मेरे पास है प्राचीन काल, दूसरा मेरे पास है मध्यकाल, और तीसरा जो काल है वो रहेगा हमारे पास आधुनिक काल। यानी कि मानव भूगोल की उत्पत्ति और विकास को दर्शाने के लिए जो टोटल काल अवधि है उसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया गया है, प्राचीन काल के रूप में, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में। देखिए, प्राचीन काल में अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से अगर भूगोल विषय की मैं बात करूं तो उस समय इतनी अधिक तकनीकें नहीं थी कि भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जा सके। मतलब मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, उसके पास तकनीक नहीं थी, आपस में उनकी क्रियाएं जो है अन्योन्य क्रियाएं वो बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि मानव का आवास जो है वो बहुत थोड़े क्षेत्रों में हुआ करता था, जिनको हम सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। जिसमें हम बात करें तो भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये मुख्य सभ्यताएं थी उस समय की जहां पर मानव आवास ज्ञात था। तो इनमें अगर हम बात करें तो इन सभ्यताओं के अंदर जितनी भी बातें हैं उन सब में एक बात क्लियर होती है कि सभी में प्रकृति जो है उसको सामर्थ्यवान माना जाता था। प्रकृति को सामर्थ्यवान माना जाता था, यानी कि मानव जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति के अनुसार कार्य करने में, प्रकृति के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे वेदों में भी, जैसा आपकी किताब में भी लिखा है, वेदों में भी 5 मुख्य देवता जो माने गए हैं, जिनमें सूर्य है, अग्नि है, जल है, वर्षा है, ये सारे हम देखें तो प्रकृति के ही अलग अलग रूप हैं। तो इन्हीं को मानते हुए और भूगोल का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के रूप में प्राचीन काल में शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, इन सभ्यताओं के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के दार्शनिक हुए, बहुत प्रकार के इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रकृति के व्यक्ति पैदा हुए, और उनमें सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो रोम और यूनान। तो रोमन वासियों के द्वारा, यूनान वासियों के द्वारा मानव भूगोल का आरंभिक विकास शुरू किया गया था। और मुख्य रूप से हम बात करें तो इनमें कुछ एक नाम हमारे पास आते हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनमें प्रारंभिक भूगोल का विकास करने वाले, मानव भूगोल का विकास करने वाले जो प्रारंभिक रोमन और यूनानी भूगोलवेता जो हैं उनके नाम है थेलेस और एनेक्समेंडर। इन्होंने सबसे पहले मानव के ऊपर, उसके चारों ओर की जो जलवायु है, वर्षा है, उसकी समाज है, वनस्पति है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ किया था। तो इसके बाद में उसी क्षेत्र के अंदर कई सारे और भी
व्यक्ति हुए जिनमें हम विज्ञान का पिता जिसको हम बोलते हैं अरस्तु के नाम से, एरिस्टोटल के नाम से, जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और इन्होंने एक बात निष्कर्ष के रूप में निकाली। इन्होंने ये कहा कि जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेशों में मैं बात करूं तो इसके कहने का मतलब ये था यूरोप उस समय जो सभ्यता का ज्ञात केंद्र था, मतलब तो ठंडे प्रदेशों के लोग जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन उनमें चिंतन शक्ति जो है उसका अभाव होता है, मतलब सोचने समझने की पावर जो है वो उनमें अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विपरीत जो कठोर जलवायु या गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्ति जो है, जिनमें मैं मुख्य रूप से बात करूं तो दूसरा ज्ञात सभ्यता का मुख्य बिंदु जो था वो एशिया महाद्वीप था। तो एशिया के जो लोग हैं वो हालांकि सुस्त होते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने ठंडे प्रदेशों के होते हैं, लेकिन उनमें सोचने या चिंतन करने की क्षमता जो है वो ठंडे प्रदेशों की तुलना में ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं मानव और उसके जो पर्यावरण है उन दोनों के बीच आपस में क्या संबंध हो सकता है, इस संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया था अरस्तु ने। इसके बाद में बहुत सारे हमारे पास ऐसे और भी रोम और यूनान के कई वैज्ञानिक हुए, जिसमें एक नाम आता है हमारे पास हेरोडोटस का, हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो हेरोडोटस जो है इसने मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, उसके ऊपर बड़े डिटेल में अध्ययन किए थे। और एक शब्द मिस्र के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो नील नदी है वो मिस्र का वरदान हुआ करती थी, यानी कि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी का वरदान है। तो ये जो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हेरोडोटस ही हैं। इन्होंने इतिहास जो है उसके भूगोल का अध्ययन भी किया, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में किया। लेकिन सबसे पहले यहीं के एक वैज्ञानिक हुए हैं हेकेटियस के नाम से। हेकेटियस जो है इन्होंने सबसे पहले भूगोल जो है इसको एक अलग स्वतंत्र शाखा के रूप में इसका अध्ययन करना शुरू किया था इन्होंने। इसलिए भौगोलिक तथ्य जितने भी हैं उन सब का व्यवस्थित अध्ययन जो है वो सबसे पहले जिस भूगोलवेता ने या जिस दार्शनिक ने शुरू किया था वो है हमारे पास हिकेटियस। तो हिकेटियस जो है इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो यहां से हमारे पास मुख्य रोम और यूनान के ये मुख्य भूगोलवेता या मुख्य वैज्ञानिक या दार्शनिक हुए जिन्होंने मानव भूगोल का विकास आरंभ किया। इनमें एक नाम जो है वो रोम से और आता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रैबो के नाम से। स्ट्रैबो बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये भी। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए, तो हम उसमें यही बताएंगे कि प्राचीन काल में मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई थी और जब मानव का इस धरातल पर आवास प्रारंभ हुआ था, उस समय मानव के पास ज्ञान इतना ज्यादा नहीं था, मानव के पास तकनीक इतनी ज्यादा नहीं थी, उसकी जो अन्य क्रियाएं हैं वो बहुत सीमित क्षेत्र में हुआ करती थी। इसलिए उस समय मानव भूगोल का अधिक विकास नहीं हुआ था। मानव भूगोल का प्रारंभिक विकास जो है वो शुरू होता है रोम और यूनान से, क्योंकि यही वो मुख्य सभ्यताएं थी जिसमें मानव का अधिकृत आवास हुआ करता था और मानव वहां पर विभिन्न प्रकार का ज्ञात आवासीय क्षेत्र वही थे। और इसमें जो मुख्य रूप से हमारे पास वैज्ञानिक हुए उनमें थैलेस और एनेक्समेंडर का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद में अरस्तु का नाम हमने देख लिया है, जिसने जलवायु के आधार पर मनुष्य का स्वभाव के बारे में कुछ बातें की थी। इसके बाद में हेरोडेट्स जो था जिसने मिस्र की सभ्यता का अध्ययन किया। और इसके बाद सबसे पहला वैज्ञानिक या भूगोलवेता जिसने मानव भूगोल को एक अलग स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया वो था हमारे पास हिकेटियस, यानी कि व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला भूगोलवेता था। और इसके बाद में मैंने एक नाम बताया है आपको स्ट्रैबो के रूप में। तो ये मुख्य विकास का काल था जो कि मानव भूगोल के विकास में प्राचीन क्षेत्र में रोम और यूनान के क्षेत्र में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अब बात करते हैं मध्यकाल तक आते आते और मानव भूगोल जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ। मध्यकाल को अगर मैं ईस्वी सन के हिसाब से आपको बताऊं तो लगभग ऐसा माना जाता है 7वीं सदी से लेकर और 17वीं सदी तक का जो काल था हमारे पास, 16वीं 17वीं सदी तक का काल जो था वो हमारे पास है मध्यकाल के रूप में, यानी कि 600 ईस्वी से मान सकते हैं अपने और 1700 ईस्वी तक के बीच का जो काल है वो है हमारे पास मध्यकाल। अब मध्यकाल में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 3 महत्वपूर्ण चीजें मानव भूगोल की दृष्टि से हमें देखनी है। पहली बात ये थी कि इस समय मानव, अगर मैं कहूं या मैं ये कहूं कि यूरोप वासी जो थे इनको नौकायन की इन्होंने खोज कर ली थी।
यानी कि नौका के माध्यम से समुद्र को पार कैसे किया जा सकता है, इसका ज्ञान यूरोप वासियों को हो गया था। और उसमें मुख्य रूप से मैं बात करूं तो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, या हमारे पास ब्रिटेन है, इन सब के जो नौकायन करने वाले जो मुख्य रूप से हमारे पास जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने नौकायन पद्धति के द्वारा विश्व के अलग अलग भागों में खोज का कार्य प्रारंभ किया था। यानी कि यूरोप से बाहर निकलकर वो विश्व के दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में गए। तो इसी के अंतर्गत हम मानते हैं कि जैसे वास्को डी गामा जो है उसने खोज की, इसी तरीके से जैसे अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई। तो ये सारे मध्यकाल जो था, इसका आरंभिक और बीच का जो काल था वो अन्वेषण और खोज का काल था, जिसमें यूरोप के जो लोग थे या यूरोप के जो नौकायन वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व के दूसरे क्षेत्रों में जाकर नए नए क्षेत्रों की खोज शुरू की। तो इससे फायदा ये हुआ कि इन्होंने यूरोप वासियों ने जाना कि मानव की प्रजातियां जो यूरोप में रहती है वही केवल मानव नहीं है, इनसे बाहर भी मानव की बहुत सारी प्रजातियां जो है वो निवास करती हैं। तो नए प्रकार का एक विचारधारा मानव भूगोल के अंतर्गत शुरू हुई। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें देखना है वो है मानव भूगोल के अंतर्गत अन्वेषण और खोज का कार्य। दूसरा, इन नए खोजे गए क्षेत्रों में मानव का वितरण किस प्रकार का है, वहां पर कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं। तो मानव प्रजातियां और उनका वितरण एक नए दृष्टिकोण में यहां पर देखने को मिलता है मध्यकाल के अंदर। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो मध्यकाल में हुई है वो है भूगोल को एक संपूर्ण विषय अध्ययन से निकालकर प्रादेशिक अध्ययन पद्धति का विकास जो है वो भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया मध्यकाल में। प्रादेशिक अध्ययन हमारे पास इससे क्या अर्थ है, इन्होंने ये कहा कि भूगोल जो है वो अपने आप में एक समग्र विषय है, या पृथ्वी जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है कि एक पूरी यूनिट के रूप में, लेकिन इस यूनिट के बहुत सारे अलग अलग छोटे भाग भी हैं, और इन्हीं भागों को नाम दिया गया है प्रदेश। तो कहने का मतलब पृथ्वी एक संपूर्ण इकाई के रूप में है, लेकिन इसकी बहुत सारी छोटी छोटी उप इकाइयां भी हैं जिनको प्रदेश नाम दिया गया है। अब मध्यकाल में ये एक नई अप्रोच या एक नया उपागम सामने आया कि यदि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन हमें करना है तो पहले हमें एक एक प्रदेश का अध्ययन करना पड़ेगा। इन प्रदेशों का अध्ययन करने पर हमें ये पता चलेगा कि इन अलग अलग प्रदेशों में जो भी हमारे पास मनुष्य का सांस्कृतिक या आर्थिक वातावरण है, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण जो है उसमें हमें बहुत सारे प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मनुष्य की सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं होंगी। तो ये जो सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं जो है ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हुई है, ये तभी पता चल पाएगा जब हम पृथ्वी का अध्ययन जो है वो एक प्रादेशिक इकाइयों के रूप में करेंगे। और जब सब प्रादेशिक इकाइयों का अध्ययन हम कर लेंगे तो वो हमारे पास संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन आ जाएगा। तो मध्यकाल तक आते आते मानव भूगोल में तीन महत्वपूर्ण चीजों का विकास हुआ। अन्वेषण और खोज का काल प्रारंभ हुआ, जिससे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों की खोज हुई। इन क्षेत्रों में मनुष्य का वितरण किस प्रकार से था, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां निवास कर रही है, तो मनुष्य का प्रजातियां आधार पर वर्गीकरण जो है वो भी मध्यकाल के अंदर शुरू हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण अप्रोच जो एक नई विकसित हुई वो थी हमारे पास प्रादेशिक अध्ययन की अप्रोच, और उसके अंतर्गत ये माना गया कि पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन अगर करना है तो पहले पृथ्वी को छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित करना पड़ेगा, जिनको प्रदेश नाम दिया गया, और इन सब प्रदेशों का एक संयुक्त अध्ययन जो है वो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन माना जाएगा। तो ये हमारे पास मध्यकाल का काल है। अब जब मानव भूगोल जो है इसका वास्तविक जो विकास हुआ है वो है 18वीं सदी में आकर। तो आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में विकास कब शुरू हुआ या कब उसकी उत्पत्ति हुई, तो इसको हम मानेंगे 18वीं सदी। तो 18वीं सदी जो है वो मानव भूगोल की वास्तविक रूप से इसकी उत्पत्ति को बताने वाला काल है हमारे पास। अब यहां हम देखेंगे कि आधुनिक काल के अंदर विश्व के अलग अलग देशों के भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिए अपने अपने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो जर्मनी देश के भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया। इसके बाद फ्रांस जो है उसके भूगोल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका की, और इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन की। ये चार महत्वपूर्ण देश थे, जिनमें तीन देश जो है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये यूरोप के थे, और एक नया खोजा गया हमारे पास क्षेत्र था अमेरिका, जो वर्तमान तक भी मानव भूगोल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है।
जर्मन भूगोलवेताओं में अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण भूगोलवेता हमारे पास हुए हैं दो, सबसे पहले जिनकी मैं बात करूंगा, रिटर और हमबोल्ट। आपको नाम याद रखने इन दोनों के, दोनों समकालीन थे बिल्कुल, लेकिन दोनों की अध्ययन पद्धतियां अलग अलग प्रकार की थी, जिनमें रिटर और दूसरा नाम आपको याद रखना है हमबोल्ट का। इसके बाद हम इसमें एक नाम और याद रखेंगे और वो नाम है हमारे पास रेडजेल, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ और नाम भी देखेंगे, एक नाम है हमारे पास रिच्टोफेन के नाम से, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास जर्मन स्कूल बोल सकते हैं अपने इसको, यानी कि मानव भूगोल का जर्मन स्कूल, जिसके अंदर मुख्य मुख्य जो भूगोलवेता जो हुए हैं उनमें दो नाम के सबसे महत्वपूर्ण, रिटर और हमबोल्ट का, इसके बाद रेडजेल का, और इसके बाद हम बात करेंगे रिच्टोफेन का। इसके बाद फ्रांस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है ब्लाश, फिर मैं बात करूंगा ब्रूंस्की, ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूंगा फेब्रे की। फेब्रे, ब्लाश, ब्रूंस, फेब्रे, ये एक महत्वपूर्ण यानी कि भूगोलवेता हुए हैं फ्रांस से। इसके बाद में यूएसए से बात करूं, अमेरिका से, तो अमेरिका से एक तो हमारे पास महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है एलन सैमुअल, जो एक महिला भूगोलवेता थी, एलन सैमुअल। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण नाम आता है कार्ल ओ सावर का, कार्ल ओ सावर का। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण नाम जो है वो यूएसए के अंदर अगर देखें तो एलन सैमुअल है, कार्ल सावर है, इसके बाद में हंटिंगटन है अपने पास। ये महत्वपूर्ण नाम है जो अमेरिकी भूगोलवेताओं के अंदर मुख्य रूप से आते हैं। और एक महत्वपूर्ण नाम इसमें हम और देखेंगे, ग्रिफ्थ टेलर के रूप में, ग्रिफ्थ टेलर, ये महत्वपूर्ण नाम है हमारे पास यूएसए से। इसके बाद ब्रिटेन से बात करें तो कई हैं इसके अंदर, जैसे डिमांजिया है, फ्लूर है, ठीक है। बस आपसे क्या पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि अमेरिकी दो महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, या चार महत्वपूर्ण जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, और इनका तो योगदान भी पूछा जा सकता है, अभी हम बात करेंगे इसकी। तो आधुनिक काल के अंदर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से यूरोप के साथ साथ यूरोप से बाहर अमेरिका के अंदर भी मानव भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन जो है उसकी शुरुआत हुई थी अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा। अब आधुनिक काल में अगर मैं दूसरा एक अप्रोच और आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है हमारे पास कि आधुनिक काल में मानव भूगोल के अंतर्गत तीन अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। तो मानव भूगोल का आधुनिक काल में विकास तीन अलग अलग विचारधाराओं की देन है, जिसमें सबसे पहली विचारधारा जो हमें पढ़नी है वो है नियतिवाद की विचारधारा, या इसको हम वातावरणवाद के नाम से भी जानते हैं, वातावरणवाद, या हम इसको निश्चयवाद का नाम भी देते हैं, कई सारे नाम हैं। यानी कि पहली विचारधारा या पहला स्कूल मानव भूगोल का जो है वो है हमारे पास निश्चयवाद, नियतिवाद, या इसको हम बोलते हैं वातावरणवाद। दूसरा जो स्कूल हम बात करेंगे वो है संभववाद के रूप में, संभववाद के रूप में। और तीसरा जो मेरे पास स्कूल या विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद की विचारधारा, नव निश्चयवाद, या इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से, वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से, ठीक है। तो आप ये मुख्य रूप से ये नोट कर लीजिएगा, मुख्य मुख्य भूगोलवेता, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन में से। इन तीनों विचारधाराओं के शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो भूगोलवेता हैं उनका क्या क्या योगदान रहा है, उस योगदान के ऊपर भी बात की जा सकती है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवादी विचारधारा की। देखिए, एक चीज हमने देख ली है कि मानव भूगोल के अंदर हमारे पास दो महत्वपूर्ण तत्व बन जाते हैं, एक मेरे पास है प्रकृति के रूप में और दूसरा मेरे पास है मानव के रूप में। और एक चीज हमने शुरू में स्पष्ट कर दी थी कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक यानी कि प्रकृति यानी कि भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण जो है इन दोनों का आपस में संघर्ष या आंतरिक क्रिया, इनकी अंतरक्रिया चलती रहती है। तो निश्चयवादी विचारधारा जो है मानव भूगोल की आरंभिक या शुरुआती विचारधारा है, और ये विचारधारा जर्मनी से शुरू हुई, जर्मनी भूगोलवेताओं ने शुरू की इसमें, जिसमें तीन नाम हमने मुख्य रूप से पढ़े हैं, रिटर, हमबोल्ट और रेडजेल का नाम। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया अमेरिका की महिला भूगोलवेता एलन सैमुअल ने। इन चारों की हमें बात करनी है। तो आपसे पूछा जाए कि निश्चयवाद या नियतिवाद जो है इसका शुरुआत या आरंभ कहां से हुआ, तो जर्मन से हुआ, जर्मनी स्कूल से हुआ। और उसमें मुख्य जो भूगोलवेता जो थे हमारे पास वो थे रिटर, हमबोल्ट और रेडजेल। तीन नाम आपको पक्के रट के रखने हैं, रिटर, हमबोल्ट और रेडजेल के नाम। अब ये विचारधारा क्या कहती है?
ये विचारधारा कहती है कि कुछ भी हो जाए, प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है और मानव जो है उस प्रकृति के दिए गए निर्देशों के अनुसार चलने हेतु बाध्य है। बाध्य का मतलब मजबूर है। जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा मानव को चलना पड़ेगा। यानी कि प्रकृति के जो आदेश या निर्देश या नियम जो हैं उनको मानव के लिए मानना बाध्यकारी या मजबूरी है उसकी। कहने का मतलब प्रकृति जो है वो अपने आप में मालिक है और मालिक जैसा निर्देश देगा, मानव जो है ये जो दास के रूप में है उसको वो निर्देश मानने पड़ेंगे। तो ये विचारधारा जो है वो है निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी। नियतिवादी मतलब जो पहले से निर्धारित हो चुका है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो पहले से फिक्स हो चुका है। और फिक्स ये हुआ है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव केवल उसका एक एजेंट है। कहने का मतलब उसका केवल एक क्या है, दास है। ये प्रारंभिक विचारधारा थी जिसको हम निश्चयवादी, नीतिवादी या वातावरणवादी विचारधारा बोल रहे थे। और इस विचारधारा को सबसे ज्यादा पॉपुलर करने का काम जो है वो किया था जर्मनी के भूगोलवेत्ता रैटजेल के द्वारा, जिनको हम आधुनिक मानव भूगोल का पिता बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल का पिता कौन, तो जर्मनी का भूगोलवेत्ता रैटजेल। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूं, मानव भूगोल ही है ये हिंदी में। एंथ्रोपो शब्द जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव और उसकी प्रजातियों का अध्ययन हम करेंगे, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसी से लिया गया शब्द है ये एंथ्रोपो और जियोग्राफी। तो अगर हिंदी में इसी पुस्तक का मैं नाम लिखूं तो वो मानव भूगोल ही है, लेकिन इंग्लिश में ही इसका नाम आपको लिखना है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक जो थी उसमें सबसे पहले इसने मानव भूगोल जो उसको परिभाषित करने का कार्य किया था, इसलिए इसको आधुनिक मानव भूगोल का क्या बोला जाता है, पिता बोला जाता है। तो रैटजेल ने शुरुआत में यही परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल जो है वो वास्तव में मानव और प्रकृति जो है इन दोनों के बीच के जो क्रियात्मक अंतर संबंध है उनका अध्ययन करना ही अपने आप में मानव भूगोल है। और इस परंपरा को फिर आगे बढ़ाने का कार्य किया अमेरिका की इसी की शिष्या थी सैम्पल के नाम से, एलन सैम्पल के नाम से। तो एलन सैम्पल जो है इसने भी मानव भूगोल को इसी रूप में लगभग परिभाषित किया है। थोड़े से शब्दों का अर्थ है, इसने कहा है मानव बहुत चंचल प्रकृति का है। कहने का मतलब वो कभी बैठेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, वो लगातार क्रियाशील रहेगा, चंचल है। तो चंचल मानव है, उसी तरीके से पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, पृथ्वी भी अपने आप में क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी पृथ्वी का मतलब उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच के जो गतिशील संबंध हैं उन्हीं का अध्ययन करना ही अपने आप में क्या है, मानव भूगोल है। तो ये शुरुआती जर्मन स्कूल था जिसकी विचारधारा जो है जिसको हम बोलते हैं निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा के रूप में जिसको जाना जाता है। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा आई वो थी संभववाद की विचारधारा, जो ठीक इसकी विपरीत विचारधारा थी। इसमें तो ये माना गया कि प्रकृति मालिक है और मानव उसका दास है, जबकि संभववाद ऐसा नहीं कहता है। संभववाद कहता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान या मालिक कौन है, मानव है। मानव है कहने का मतलब इसका नाम संभववाद क्यों पड़ा, तो इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो फ्रांस जो है जहां से इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई, जर्मनी से तो उत्पत्ति हुई निश्चयवाद की और फ्रांस से उत्पत्ति हुई संभववाद की। तो संभववाद विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति जो है वो केवल मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती है, केवल मनुष्य को पॉसिबिलिटीज प्रदान करती है, मालिक नहीं है वो केवल मनुष्य को एक कार्य करने के 5-7 ऑप्शन देगी, 5-7 संभावनाएं देगी और मनुष्य जो है वो अपने विवेक से, मनुष्य अपने विवेक से एक ऐसा निर्णय लेगा और निर्णय के अंतर्गत वो सबसे अच्छी संभावना जो है उसका चयन करेगा। तो कहने का मतलब मनुष्य जो है वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, जो प्रकृति की दी हुई संभावनाओं में से सबसे अच्छा मार्ग तलाशेगा। जैसे सपोज करो कि प्रकृति जो है उसने नदी प्रदान की, नदी जल बहा, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, बहुत सारे प्रकार की जल से संभावनाएं बन सकती थी। मनुष्य ने उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया, मनुष्य ने उसका उपयोग पेयजल के लिए किया, मनुष्य ने उसका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया। तो ये सारी संभावनाओं में से जो सबसे अच्छी संभावनाएं थी उनको पूरा करने वाला कौन है, मनुष्य। तो
प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है। प्रकृति केवल मनुष्य को क्या प्रदान करती है? संभावनाएं प्रदान करती है, और मानव उन संभावनाओं में से सबसे अच्छी संभावना जो है उसका चयन करता है और फिर अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो इस विचारधारा को हम नाम देते हैं संभववाद की विचारधारा। और कहां से निकल कर आई है? ये फ्रांसीसी स्कूल से निकल कर आई है। और इसको लाने वाले जो महत्वपूर्ण भूगोलवेता है उनका नाम आपको याद रखना है ब्लॉश, पॉल डी ब्लॉश के नाम से उसका नाम है, पूरा नाम आप किताब से नोट कीजिएगा। तो ब्लॉश जो है इनको संभववाद का जनक अपने एक तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्रांस से निकली विचारधारा हमारे पास है संभववाद। तीसरी विचारधारा जो इन दोनों में संतुलन स्थापित करने वाली विचारधारा है उसको हम बोल रहे हैं नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से। है तो ये भी निश्चयवाद, लेकिन ये नया निश्चयवाद है, ये वैज्ञानिक निश्चयवाद है। इस निश्चयवाद के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि न तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और न ही मनुष्य सर्वशक्तिमान है, बल्कि दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। कहने का मतलब मनुष्य और प्रकृति ये दोनों जब आपस में संतुलन बना के चलेंगे, समन्वय बना के चलेंगे, वही अपने आप में मानव भूगोल है। दोनों में से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो किसी एक का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक निश्चयवाद इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को ही एक दूसरे के नियम और बाध्यताएं माननी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच संतुलन या मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करता है। और इस प्रयास को लाने वाला जो हमारे पास व्यक्ति था जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर, जिसका जन्म तो अमेरिका में हुआ है लेकिन इसने अपना महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया था, इसलिए ये ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा कहलाती है, ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा कहलाती है जो ग्रिफिथ टेलर के रूप में लाई गई थी। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा के रूप में भी इसको जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रुको और जाओ की विचारधारा क्या है। तो इसमें क्या है हमारे पास स्टॉप एंड गो, ये विचारधारा है नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये मानता है कि मनुष्य जो है वो अपने आप में केवल एक यातायात नियंत्रक की तरह है, मनुष्य केवल एक यातायात नियंत्रक की तरह है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं शहरों में आपने देखे होंगे, तो वहां पर एक ट्रैफिक सिग्नल खड़ा तो ट्रैफिक सिग्नल के रूप में है, तो उसका कार्य जो है वो केवल क्या करना है, गति को रोकना या उसको धीमा करना है। वो कभी भी मार्ग नहीं बदल सकता, ठीक है, जो रास्ता है उसको बदलने का कार्य उस नियंत्रक या यातायात जो निरीक्षक है उसका नहीं है। वो केवल क्या करता है, विकास या गति जो है वाहनों की उसको धीमा कर सकता है, रुकवा सकता है, लेकिन रुकने के बाद मनुष्य जो है वो अपना निर्णय लेगा और किसी उपयुक्त मार्ग के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो विचारधारा है एक तरीके से हम कहें तो यातायात नियंत्रक की भूमिका में होता है मनुष्य, और जो मार्ग तो नहीं बदल सकता लेकिन गति जो है या विकास की प्रक्रिया जो है उसको धीमा या तेज कर सकता है। तो दोनों में संतुलन बना के चलना होगा, इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक निश्चयवाद या नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो ये तीन जो प्रारंभिक विचारधाराएं थी ये मानववाद की विचारधारा थी। इसके बाद में थोड़ी सी हम मानव भूगोल के विकास का आगे बढ़ेंगे, तो आधुनिक काल में ही हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में आएंगे और यहां हम देखेंगे कि 1930 के आसपास तक आकर के और मानव भूगोल जो है इसमें विशेषीकरण की प्रकृति का समावेश हुआ। विशेषीकरण की प्रकृति, विशेषीकरण से मतलब हमारा ये था कि मानव भूगोल अब स्वयं दो महत्वपूर्ण शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक को नाम दिया गया सांस्कृतिक भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल का, और दूसरे को नाम दिया गया आर्थिक भूगोल का, आर्थिक भूगोल। तो मानव भूगोल में और भी बहुत सारे प्रकार की नई शाखाएं, जिसमें राजनीतिक भूगोल है, हम बात करेंगे उनकी, आवासीय भूगोल है, नगरीय भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, ये बहुत सारे प्रकार की अलग अलग प्रकार की शाखाएं या उनकी उप शाखाएं बनी। मुख्य रूप से मानव भूगोल दो शाखाओं में विभाजित हो गया, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उस समय और उसके बाद में समाप्त होने के बाद में मानव भूगोल में नए प्रकार के उपागम का समावेश हुआ। स्थानिक उपागम बोलते हैं, स्थानिक संगठन उपागम बोलते हैं उसको। इस स्थानिक संगठन उपागम में क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिक विधियां जो है जिनमें सांख्यिकी की बात करेंगे मैं मुख्य रूप से, सांख्यिकी, स्टैटिक्स,
जो हमारे प्रैक्टिकल का भी एक विषय है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। तो अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय, अंतरिक्ष और सांख्यिकी तकनीक जो है उनका उपयोग मानव भूगोल के अंदर इस 1945 के बाद के युग में प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था स्थानिक संगठन उपागम के रूप में। और इसके बाद 1970 के दशक तक आते आते मानव भूगोल में 2-3 नई दार्शनिक विचारधाराओं का प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहली विचारधारा थी मनुष्य की कल्याण करने वाली कल्याणपरक शाखा के रूप में, जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन सब के को लेकर कल्याण की बात करती है। इसी तरीके से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाली एक शाखा है हमारे पास आचरण परक शाखा के रूप में। इसी प्रकार से हमारे पास मनुष्य के क्षेत्र में या मनुष्य के अलग अलग उसके निजी क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली शाखा है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल शाखा के रूप में, रेडिकल शाखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अंदर 1970 के दशक में आकर और 3-4 मुख्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी समावेश हुआ है। तो प्रश्न बड़ा भी पूछा जा सकता है, अब जैसा सिलेबस परिवर्तित हुआ है उस तरीके से, कि मानव भूगोल के विकास को समझाइए। तो अपने मानव भूगोल के विकास को तीनों चरणों में समझाना है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और अगर इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हमारे पास मानव भूगोल की, तो ये अकेला क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसको समझाइए। तो इसकी हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि आधुनिक काल में मानव भूगोल में 3 मुख्य विचारधाराएं उत्पन्न हुई अलग अलग समय के अनुसार। पहली विचारधारा थी निश्चयवादी, दूसरी संभववादी और तीसरी थी नवनिश्चयवादी विचारधारा के रूप में। इसके बाद हम बात करेंगे कि 19वीं सदी में आते आते, 20वीं सदी में आते आते 1930 में विशेषीकरण का काल आया। फिर वर्ल्ड वार के बाद में स्थानिक संगठन उपागम का विकास हुआ, जिसको हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं, मात्रात्मक क्रांति के नाम से। इसके बाद में 1970 में आते आते कई दार्शनिक विचारधाराएं जो है वो मानव भूगोल में आई। तो आज भी मानव भूगोल जो है वो एक गतिशील विषय के रूप में निरंतर विकसित होता जा रहा है। तो ये रहेगा हमारा आज का पहला टॉपिक कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है और मानव भूगोल जो है उसका परिभाषा क्या है उसकी, और मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, अपनी एक बार देखने के बाद अपनी कॉपी नोटबुक उठा के इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा 2-3 अलग अलग कलर के पेन यूज करके, ताकि आपको फिर ये पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम मानव भूगोल का क्षेत्र समझेंगे, उसकी प्रकृति समझेंगे और उसमें मुख्य मुख्य कोई और टॉपिक्स जो उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।